फिल्म की शुरुआत एक खूबसूरत महिला एशली से होती है जो जेल के बाहर अपने पति मैक्स का इंतजार कर रही है। मैक्स अभी अभी जेल से रिहा हुआ है जहां उसने पिछले 13 महीने बिताए थे। दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वे एक छोटे से पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। मैक्स कुछ खाने पीने का सामान लेने अंदर जाता है, लेकिन वहां एक स्थानीय शेरिफ की नज़र एक गुमशुदा व्यक्ति के पोस्टर पर पड़ती है। दुकान का मालिक बताता है कि आसपास कई लोग गायब हो चुके हैं और यहाँ के लोग मानते हैं कि इसके पीछे जंगल में रहने वाला कोई जंगली जीव है। जब मैक्स बाहर आता है तो माहौल अचानक असहज हो जाता है। कुछ स्थानीय लोग उसे पहचान लेते हैं और उसे अपराधी कहकर गालियां देने लगते हैं। मैक्स बिना कुछ कहे सब सहता है और वापस कार में बैठ जाता है। दोनों वहां से आगे निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सड़क उन्हें एक घने जंगल के बीच ले जाती है। मैक्स तनाव कम करने के लिए बियर पीने लगता है, लेकिन एशली उसे तुरंत टोक देती है कि वह फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट रहा है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी अचानक उनकी कार किसी चीज से टकरा जाती है। दोनों कार से बाहर निकलकर देखते हैं तो सामने एक आदमी की बुरी तरह फटी हुई लाश पड़ी होती है। उसका शरीर इतनी बुरी हालत में होता है कि पहचानना भी मुश्किल है। एशली तुरंत पुलिस को फ़ोन करने की बात करती है। मैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर है कि पुलिस के चक्कर में पड़ना उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन एशली उसकी बात नहीं मानती और पुलिस को फ़ोन करके अपनी लोकेशन नदी के पास बताती है। इसी दौरान मैक्स को जंगल में कुछ अजीब दिखाई देता है। वह करीब जाकर देखने की कोशिश करता है, तभी अचानक एक पत्थर उसके चेहरे पर आकर लगता है। उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह ढलान से लुढ़कते हुए सीधे तेज बहती नदी में जा गिरता है। एशली घबरा जाती है और बिना सोचे उसके पीछे नदी में कूद जाती है। पानी का बहाव बहुत तेज होता है, लेकिन वह किसी तरह मैक्स को खींचकर किनारे तक ले आती है। फिर वह तुरंत उसकी सांस वापस लाने के लिए सीपीआर देती है। कुछ कोशिशों के बाद मैक्स आखिरकार सांस लेने लगता है, लेकिन उसी समय सड़क पर कुछ और हो रहा होता है। पहली बार हमें उस रहस्यमयी जीव की झलक दिखाई देती है। यह एक बहुत बड़ा, बालों से ढका हुआ जीव है। वह उनकी कार को इतनी आसानी से धक्का देता है कि कार सीधे चट्टान से नीचे जा गिरती है। नदी किनारे मैक्स अभी भी बहुत कमज़ोर होता है। तभी एशली को उसकी जेब में एक लाइटर मिलता है और वह किसी तरह छोटी सी आग जला लेती है। दोनों आग के पास बैठकर खुद को गर्म करने की कोशिश करते हैं। उधर शेरिफ घटनास्थल पर पहुंचता है। शुरुआत में उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब वह ढलान के नीचे देखता है तो उसे पलटी हुई कार दिखाई देती है। वह तुरंत मदद के लिए लोगों को बुलाता है। रात होने पर शेरिफ को पता चलता है कि कार एशली और उसके पति मैक्स की है और मैक्स पहले जेल जा चुका है। इधर नदी किनारे मैक्स और एशली फैसला करते हैं कि रात में जंगल में आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे वहीं रुकेंगे। सुबह मैक्स की हालत थोड़ी बेहतर होती है और वह चलने लायक हो जाता है। लेकिन तभी एशली को पता चलता है कि उसके कपड़े, जो पास में रखे थे, गायब हो चुके हैं। मैक्स अपनी टी शर्ट उतारकर उसे दे देता है ताकि वह खुद को ढक सके। दोनों नदी के साथ साथ चलने का फैसला करते हैं। उम्मीद होती है कि नदी उन्हें वापस सड़क तक पहुंचा देगी, लेकिन रास्ता बेहद कठिन होता है। पहाड़ियाँ खड़ी होती हैं और ज़मीन इतनी ऊबड़-खाबड़ होती है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। दोनों जंगल में और गहराई तक चले जाते हैं। उन्हें हर वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ देर बाद उन्हें इंसानों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एशली तुरंत पहचान जाती है कि ये वही लोग हैं जिन्हें उन्होंने पेट्रोल पंप पर देखा था। ये शिकारी होते हैं और मैक्स भी समझ जाता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। मैक्स एशली से पेड़ के पीछे छिपने को कहता है और खुद उन शिकारियों के पास जाता है। शिकारी उसे देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके पुराने अपराधों को लेकर उसे अपमानित करते हैं। मैक्स उनसे सिर्फ फ़ोन इस्तेमाल करने की मदद मांगता है, लेकिन वे बहाना बनाते हैं कि जंगल में नेटवर्क नहीं है। उनका नेता बीडी मैक्स को बुरी तरह नज़रअंदाज करता है। दूर खड़ी एशली यह सब देख रही होती है। तभी उसके पीछे कुछ हिलता है और वह डरकर वापस मैक्स के पास भागती है। शिकारियों की नज़र एशली पर पड़ती है और उनका व्यवहार और भी घटिया हो जाता है। वे उसके साथ अश्लील मजाक करने लगते हैं। आखिर में बीडी कहता है कि वे अपने ट्रक की तरफ जाएंगे, जो कई घंटे दूर है। वह एशली को एक जैकेट भी दे देता है। इसके बाद पूरा समूह जंगल के अंदर आगे बढ़ता है। मैक्स, एशली और वे खतरनाक शिकारी अब उसी जंगल में हैं और कहीं आसपास वह रहस्यमयी जीव भी उनका पीछा कर रहा है। शिकारी लगातार मैक्स को उसके अतीत को लेकर परेशान करते रहते हैं। एशली जब उसका बचाव करने की कोशिश करती है तो बात और बिगड़ जाती है। साफ पता चलता है कि ये लोग सिर्फ बदतमीज नहीं बल्कि खतरनाक भी हैं। कुछ समय बाद एक शिकारी जंगल में अपने एक साथी के साथ अलग चला जाता है। वह कुछ दूर जाकर पेशाब करने लगता है और दूसरा शिकारी उसकी निगरानी के लिए साथ जाता है। सब कुछ शांत होता है, लेकिन अचानक जंगल में एक तेज आवाज़ गूंजती है। शिकारी ऊपर देखता है और अपने साथी को देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नज़र एक भयानक दृश्य पर पड़ती है।
एक तीर उसके साथी की गर्दन के आर पार हो चुका होता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दूसरा तीर आकर उसे पेड़ से जा चिपकाता है। तभी वह विशाल बालों वाला जीव सामने आता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। कुछ देर बाद एक और शिकारी अपने साथियों को खोजते हुए वहां पहुंचता है। उसे जंगल में कुछ हलचल महसूस होती है। वह बंदूक निकालकर पेड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन जीव पहले ही उसकी मौजूदगी जान चुका होता है। पलक झपकते ही वह उस पर हमला करके उसे भी खत्म कर देता है। उधर बाकी शिकारी अभी भी मैक्स को परेशान कर रहे होते हैं और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके साथी थोड़ी ही दूरी पर मारे जा चुके हैं। अचानक एक शिकारी बिना किसी चेतावनी के जमीन पर गिर जाता है। बाकी लोग पास जाकर देखते हैं तो उसके शरीर में एक तीर धंसा होता है। वे तुरंत अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। एक शिकारी को पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और वह अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन एक भी गोली जीव को नहीं लगती। वह जीव इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और चालाक होता है। मैक्स तुरंत एशली से भागकर छिपने को कहता है। तभी वह भयानक जीव खुले में सामने आ जाता है और एक और शिकारी को बेहद आसानी से मार देता है। हमले के दौरान मैक्स भी घायल होकर बेहोश हो जाता है। एशली उसे देखने के लिए वापस आती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वह जीव उसकी तरफ आ रहा है। वह भागती है और एक गड्ढे में छिप जाती है। वहां उसे वही डरपोक शिकारी पहले से छिपा हुआ मिलता है। कुछ पल के लिए दोनों को लगता है कि शायद वे बच जाएंगे, लेकिन जीव उन्हें ढूंढ लेता है। एशली उस मौके का फायदा उठाकर फिर से भागती है, लेकिन इस बार वह बच नहीं पाती। जीव अपने तीरों से उसका रास्ता रोक देता है, उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाता है। उधर मैक्स बेहोश पड़ा होता है। जीव वापस आकर उसे मारने वाला ही होता है कि अचानक गोली चलती है। बीडी अभी जिंदा होता है और वह जीव के हाथ में गोली मार देता है। बीडी दोबारा गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जीव उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वह बीडी और एशली दोनों को लेकर जंगल में गायब हो जाता है। उस शाम मैक्स के शरीर के पास एक रहस्यमयी महिला दिखाई देती है। वह उसे लकड़ी की गाड़ी पर रखती है और अपने घर ले जाती है। इस महिला को विस्प वुमन कहा जाता है। वह मैक्स को अपने अजीब और लगभग अलौकिक घर में ले जाती है। वहां वह उसे किसी रहस्यमयी दवा और अनोखे तरीके से ठीक करने लगती है। इसी दौरान शेरिफ और उसका डिप्टी पास ही एक उपचार समारोह में शामिल होते हैं। वहां कई लोग इकट्ठा होते हैं और एक पुजारी किसी स्थानीय भाषा में मंत्र पढ़ता है। शेरिफ को एक पवित्र पेय दिया जाता है। वह पहले हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार उसे पी लेता है। इसके बाद उसकी आंखों के सामने अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसे एक विचित्र आकृति नाचती हुई दिखाई देती है। लेकिन सबसे डरावना दृश्य तब आता है जब पुजारी एक बूढ़ी महिला के शरीर से किसी अंधेरी चीज को बाहर निकालता हुआ दिखाई देता है। शेरिफ ये सब देखकर बुरी तरह घबरा जाता है और सांस लेने के लिए बाहर भाग जाता है। उधर जंगल के अंदर एक अंधेरी गुफा में असली सच्चाई सामने आती है। उस भयानक जीव का ठिकाना गुफा के अंदर है और वहां इंसानों की कई लाशें पड़ी होती हैं। एशली को भी उसी गुफा में कैद किया गया है। वह बाहर निकलने की गुहार लगाती है, लेकिन अब साफ हो जाता है कि यह जीव सिर्फ इंसानों को मारना नहीं चाहता। वह बीडी को एशली के सामने बेरहमी से मार देता है और फिर एशली की तरफ अलग तरह से देखने लगता है। उसके व्यवहार में सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि एशली के प्रति एक अजीब तरह का आकर्षण और अधिकार जताने की भावना भी दिखाई देती है। अगली सुबह मैक्स की आंख खुलती है। वह विस्प वुमन के घर में होता है और वहां शेरिफ भी मौजूद होता है। अब शेरिफ आखिरकार सच्चाई पर विश्वास कर चुका है। वह मैक्स को बताता है कि एशली को जंगल में रहने वाले एक प्राचीन जीव ने पकड़ लिया है, जो बहुत लंबे समय से इन जंगलों में मौजूद है। शेरिफ कहता है कि उन्हें एशली को बचाने के लिए उसके पीछे जाना होगा। लेकिन एक बड़ी समस्या है, बंदूकें इस जीव के खिलाफ आसानी से काम नहीं करेंगी, क्योंकि वह बारूद की गंध को बहुत दूर से पहचान सकता है। इसलिए वे लकड़ी के भाले और दूसरे पारंपरिक हथियार तैयार करते हैं। हालांकि शेरिफ चुपके से अपनी बंदूक भी साथ रखता है और उसे एक खास लेप से ढक देता है ताकि उसकी गंध छिपाई जा सके। जब वे निकलने लगते हैं तो विस्प वुमन ढोल बजाना शुरू कर देती है, जैसे वह युद्ध की घोषणा कर रही हो। गुफा के अंदर मौजूद वह जीव दूर से ढोल की आवाज़ सुन लेता है। वह समझ जाता है कि यह चुनौती उसी के लिए है। वह एशली को गुफा में छोड़कर बाहर निकल जाता है। जैसे ही जीव वहां से जाता है, एशली खुद को आज़ाद करने में कामयाब हो जाती है। वह वहां पड़े कपड़े और हथियार उठाती है और जंगल से भागने लगती है। उधर मैक्स और शेरिफ भाले लेकर जंगल में आगे बढ़ते हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। शेरिफ मैक्स से कहता है कि उसका काम सिर्फ अपनी पत्नी को बचाना है, जबकि वह खुद उस जीव का सामना करेगा। दोनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। शेरिफ को अचानक उस जीव की मौजूदगी महसूस होती है। वह अपना भाला नीचे रखता है और छिपी हुई बंदूक निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जीव पीछे से हमला कर देता है। शेरिफ उसके सामने टिक नहीं पाता।
उधर एशली को दूर से आवाज़ सुनाई देती है और वह उसी दिशा में दौड़ती है। वहां पहुंचकर वह जीव को देखती है और बिना हिचकिचाए अपनी बंदूक से लगातार गोलियां चलाती है, लेकिन लगभग सारी गोलियां निशाने से चूक जाती हैं। जीव उसे गंभीरता से भी नहीं लेता। तभी मैक्स वहां पहुंचता है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें राहत मिलती है कि वे आखिरकार फिर मिल गए हैं, लेकिन एशली उस जीव को जिंदा छोड़ना नहीं चाहती। वह दोबारा उसका पीछा करती है और इस बार कई गोलियां उसके शरीर पर लगती हैं। जीव दर्द से दहाड़ने लगता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। एशली वापस मैक्स के पास आती है। दोनों समझ जाते हैं कि उन्होंने जीव को बेहद गुस्से में ला दिया है। मैक्स तुरंत एशली से भागने के लिए कहता है और खुद उसे रोकने का फैसला करता है। एशली उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैक्स उसे उनके बेटे की याद दिलाता है। वह कहता है कि उनके बेटे के लिए उनमें से कम एक का जिंदा रहना जरूरी है। आखिरकार एशली मजबूरी में वहां से भाग जाती है। अब मैक्स और वह भयानक जीव आमने सामने होते हैं। मैक्स शेरिफ की बंदूक उठाकर जीव के सीने पर लगातार गोलियां चलाता है। जीव लड़खड़ाता है और कमजोर पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ बढ़ता रहता है। जब बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो मैक्स एक कुल्हाड़ी उठाकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन घबराकर वह पीछे हटने लगता है और तभी अचानक उसके पैर में भालू पकड़ने वाला जाल फंस जाता है। मैक्स जमीन पर फंस जाता है। जीव धीरे धीरे उसके पास आता है। वह जाल की चेन पकड़कर उसे खींचता है, जिससे मैक्स को भयानक दर्द होता है, लेकिन इसी ताकत से जाल टूट जाता है और मैक्स आज़ाद हो जाता है। मैक्स तुरंत एक भाला उठाता है। जीव उसके करीब आता है और उसे मारने वाला ही होता है कि आखिरी पल में मैक्स पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है। वह लगातार वार करता है और आखिरकार जीव जमीन पर गिर जाता है, लेकिन मैक्स रुकता नहीं। वह एक बड़ा पत्थर उठाता है और बार बार उसके सिर पर मारता है, जब तक कि वह पूरी तरह शांत नहीं हो जाता। दूसरी तरफ एशली लगातार भागती रहती है और आखिरकार उसे एक सड़क दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वह जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गई है। उधर मैक्स जंगल में एक पेड़ से टिककर खड़ा होता है। वह बुरी तरह थका हुआ है और अपनी सांसें संभाल रहा है, लेकिन तभी अचानक जंगल की तरफ से कई तीर उसकी ओर उड़ते हुए आते हैं।